पढ़े लिखे देवरानी ने संभाली गर्भवती जेठानी की रसोई। आज मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मेरी प्रेगनेंसी की वजह से इन लोगों को दिक्कत हो रही है ना, मुझे या मेरे बच्चे को ये लोग पाल नहीं सकते ना। ठीक है, आज मैं खुद को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर पारुल अपने ऊपर मिट्टी के तेल का पूरा डिब्बा पलट लेती है और माचिस उठाकर खुद को जला पड़ती है। दूसरी तरफ रसोई के बाहर जब आग की लपटें निकलती हैं तो घर के सदस्य, ये क्या हो गया भाभी को? भाभी ऐसा क्यों कर रही है? भाभी भाभी। नैना, तुमने भाभी से बात की थी, वो ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ करो, कोई मदद करो। जेठानी जी अकेले नहीं है, उनके पेट में उनका बच्चा भी है। नहीं, मैं मेरी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये दरवाजा तोड़ो। घर की बड़ी बहू पारुल जो अपने आप को खत्म करने लगी है, वहीं घर के बाहर ससुराल वाले इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर ससुराल वाले उसकी सच में इतनी चिंता करते हैं तो फिर पारुल ने यह कदम उठाया क्यों? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? चलिए इस उलझे हुए मांझे को सुलझाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। सारी रात सर दर्द से नींद भी नहीं आई। अरे सर पर पट्टी। भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आराम कर लेती। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, माँ जी ने देखा तुम्हें यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे घर के सदस्य, अरे अब तक नाश्ता नहीं बनाया क्या तेरी बहू ने गंगा? इतने में पारुल खाना लेके बाहर आती है। आ गई तू? इतना टाइम लगता है? और ये सर पर पट्टी क्यों बांधी है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। सब ढोंगे है ताकि काम से बचा जा सके, जो होगा नहीं। अब सबके सामने खाने के बाद पारुल रसोई में जूठे बर्तन को सिंक में रखती है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पहले थोड़ा दवाई लेके आराम कर लेती हूँ, उठकर रसोई साफ कर लूंगी। अब पारुल अपने कमरे में आकर दवाइयाँ खाती है और लेट जाती है। 1 से 2 घंटे के बाद रसोई में गंगा आती है। बहू ने रसोई साफ नहीं की? अगर माँ जी ने देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। और ये काम छोड़ के आराम कैसे कर सकती है? इसका आराम तो अब मैं हराम करूंगी। अब गंगा अपनी बहू के कमरे में आती है और तेज तेज दरवाजा पीटने लगती है। पारुल हड़बड़ाकर उठती है और फिर दरवाजा खोलती है। पारुल के चेहरे पर थकान और उसकी शारीरिक गति से वो काफी बीमार लग रही होती है। क्या हुआ माँ जी? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? अरे दरवाजा नहीं पीटूंगी तो और क्या करूंगी? तूने रसोई के झूठे बर्तन क्यों नहीं साफ किए? तुझे पता है ना कि हम लोगों को गंदी रसोई पसंद नहीं है। माँ जी, मैं हमेशा लगे हाथ साफ कर देती हूँ बर्तन, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सुबह भी आपसे कहा था। खैर रुकिए, मैं अभी कर देती हूँ सब साफ। अच्छा, तेरी तबीयत खराब है? तेरी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ, चल मेरे साथ। अब गुस्से से बहू का हाथ मोड़ती हुई गंगा उसे रसोई में लेकर आती है और फिर सिंक में रखे जूठे बर्तन उसके मुंह पर फेंकती है। वहीं पैनी प्लेट से पारुल के सिर पर एक कट लग जाता है और जूठन से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। माँ जी, मैंने कहा तो कि मैं ये बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे झूठी तालियों से मारा। देखिए, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए और सर पर भी एक गहरी चोट आ गई है। तभी रसोई में उर्मिला आती है। तुम्हारे जैसे बहू अगर घर में हो ना तो उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। इस मार से तुम दोबारा कभी रसोई गंदी नहीं छोड़ोगी। अब इतना कहकर उर्मिला और गंगा वहां से चली जाती हैं। वहीं पारुल की आंखें नम हो जाती हैं और बेचारी बीमार हालत में ही सारे जूठे बर्तन साफ करती है। इसी तरह रात को पारुल खाना बना रही होती है कि अचानक से गैस पर चढ़ी सब्जियां जल जाती हैं। हे भगवान, मेरे साथ ही इस रसोई में सारे कांड क्यों होते हैं? ये सब्जी क्यों जल गई? माँ जी के आने से पहले मुझे इसे डस्टबिन में फेंकना होगा। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे सदस्य, अरे पारुल, खाना नहीं बना क्या? 9:30 बजे से बैठा हुआ हूँ, 10 बजने वाले हैं। माँ क्या कर रही है ये? क्या बोलूं तेरी बहू को मैं? पता नहीं कब सीखेगी रसोई संभालना। इसकी उम्र में तो हम एक टांग पर पूरी रसोई का काम संभाल लेते थे। अब पारुल जैसे ही डस्टबिन में सब्जी गिराती है तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है। अच्छा बहू, तो तूने सारी सब्जी जला दी रसोई में और चुपचाप सब्जी को डस्टबिन में फेंक कर उसका ठिकाना लगा रही थी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ जी, ये सब गलती से हुआ है, ये गैस खराब है। तेरी गलती तो मैं सुधारूंगी आज, रुक तू। अब गंगा जानबूझकर कढ़ाई में तेल डालकर तेल गर्म करती है और फिर उस गर्म तेल में अपनी बहू का हाथ डाल देती है। हाथ गर्म तेल में जाते ही पारुल की चीख निकल पड़ती है।
माँ जी, अब तुझसे जिंदगी में कभी खाना नहीं चलेगा। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और तूने जो सब्जी जलाई उसमें क्या पैसे नहीं लगे? लगे माँ जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तभी वहाँ पर पिंकी आती है। बाप रे भाभी, आपको तो पूरा हाथ जल गया। चुप कर, ज्यादा भाभी भाभी मत कर। एक कढ़ाई सब्जी जला दी इसने। इसको बोल फटाफट खाना बनाएगी। अब इतना कहकर गंगा वहाँ से चली जाती है। अरे भाभी, आप साइड हटो और पहले आप अपने हाथों में मलहम लगाओ। मेरी माँ भी ना पता नहीं कब लड़कियों की फीलिंग समझ पाएंगी। हटो, मैं बनाती हूँ खाना। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। तुम कॉलेज से आई हो, थक गई हो, और फिर मेरी ही गलती है, खाना मैंने जलाया है। खाना आपने नहीं जलाया भाभी, गैस का बर्नर खराब हो चुका है। इस गैस का फ्लेम कभी भी तेज हो जाता है और कभी भी कम हो जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। अब पिंकी खाना बनाती है। भाभी, इस खाने को सर्व आप करो ताकि सबको लगे खाना आपने बनाया है। अब पारुल खाना सर्व करती है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करते हैं। अब पारुल अपने ससुराल में अपनी सास और दादी सास के व्यवहार से तंग आकर एक दिन अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, हम लोग घर में एक नौकर रख सकते हैं क्या? रसोई में अकेले सब कुछ नहीं कर पाती हूँ और आपकी मम्मी और दादी जी को लगता है कि बहू अगर घर में आई है तो रसोई सिर्फ उसी के नाम है, जो करेगी बहू करेगी, और अगर कोई भी गलती होती है तो मुझे बहुत बुरी से बुरी सजा दी जाती है। एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर जूठे बर्तन पटक दिए और 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरा हाथ गरम गरम तेल में डाल दिया। अब ये सुनकर अनिकेत गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपनी पत्नी के ही हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, मेरे सामने खड़ी होकर मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ जाने की? मेरी माँ ने 50 साल से इस घर को ऐसे ही नहीं संभाल लिया। वो जैसा कह रही हैं सब सही है। तुम बहू हो तो रसोई तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। जी ठीक है, मेरी गलती है। मुझे आपकी माँ और दादी जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैं अपने अंदर ही सुधार करूंगी। अब इस दिन के बाद से पारुल समझ जाती है कि इस घर में उसका कोई भी अपना नहीं है। एक ननद है, वो भी अपनी माँ और दादी जी से डरती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन उर्मिला और गंगा मंडी में सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे उर्मिला जी, गंगा, तुम दोनों आए हो सब्जी खरीदने बाजार में। तुम्हारी बहू कहाँ है? जहाँ तक हमें पता है घर के सारे काम तो तुम्हारी बहू ही करती है, फिर सब्जी लेने भी उसे ही भेज देते। और क्या, तुमने क्यों अपने शरीर को कष्ट पहुँचाया? बहू आई है तो बहू का सुख भोगो ना। अरे हमारी बहू से तो हम दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं। इतना मारते हैं पीटते हैं ताकि घर के काम अच्छे से करे, कोई गलती ना करे, रसोई ठीक से संभाले, लेकिन फिर भी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। सही कहा। वैसे जब मैं सास थी तो मैं अपनी बहू पर इतने ज्यादा पाबंदी और इतने ज्यादा नियम बनाकर रखती थी कि इससे गलतियां ही नहीं होती थी। हाँ माँ जी, आपने तो बहुत नियम बना रखे थे, तभी तो देखिए मैं कितनी समझदार हूँ। अरे देखो गंगा, मेरी बात मानो तो अगर तुम्हारी बड़ी बहू के काम ठीक से नहीं हो पाते तो घर में छोटी बहू ले आओ। और क्या, बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी आ जाएगी तो दोनों मिलकर काम करेंगी, जिससे तुम्हारी रसोई अच्छे से संभल जाया करेगी। वैसे माँ जी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। आज रात हम घर के छोटे बेटे विकास की शादी की बात करेंगे घर में। अब दोनों सास बहू बाजार से सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। अब रात को पारुल सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी गंगा कहती है, सुनिए सुरेश जी, मैं सोच रही हूँ कि अब अपने छोटे बेटे विकास की भी शादी कर दूं। बड़ी बहू की देवरानी इस घर में आ जाएगी तो उसे काम करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हाँ, अब तो विकास की शादी की उम्र हो ही गई है। समय से शादी कर लेगा तो ठीक रहेगा। अब शादी की बात सुनते ही विकास के चेहरे पर नाराजगी छा जाती है और आंखों में गुस्सा झलक रहा होता है। अब विकास खाना छोड़कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। अरे देवर जी ने तो पूरा खाना खाया ही नहीं। पता नहीं भैया को क्या हो गया। लगता है शादी के बाद से शर्मा गया। अब अगले दिन सुबह 4 बजे ही विकास अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी छोटी बहन पिंकी, जो जिम ड्रेस में एक्सरसाइज कर रही होती है, वो देख लेती है। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? वैसे तो आप 9 बजे से पहले उठते नहीं हो। बहुत जरूरी काम है, काम निपटाकर दोपहर के 2 बजे तक घर में आ जाऊंगा। कोई पूछे तो उनको इतना ही कहना। अब विकास वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सुबह के 6 बजते हैं। वहीं पारुल रोजमर्रा की तरह रसोई में आकर सुबह का नाश्ता बनाने लगती है।
कमरे में अनिकेत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। पिंकी भी अब कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। सुरेश अखबार पढ़ रहा होता है और उर्मिला और गंगा सोफे पर बैठी समाचार देख रही होती है टीवी पर। बहू, सुबह का नाश्ता बन गया तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो। अब पारुल रसोई में अपनी सास की आवाज सुनकर फटाफट सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। अरे विकास कहाँ है? वो नहीं आया अब तक नाश्ता करने। दादी, भैया सुबह 4 बजे पता नहीं कहाँ चले गए। कह रहे थे कि 2 बजे तक आ जाएंगे। चलो 2 बजे तो घर में पंडित जी भी आ रहे हैं। 2 बजे आ जाएगा तो लड़की की तस्वीर भी देख लेगा। अब देखते ही देखते दोपहर के 2 बजते हैं। घर में पंडित जी आते हैं। गंगा और उर्मिला बाकी सदस्य पंडित जी के आसपास ही खड़े होते हैं। पंडित जी, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत लग रही है। माँ जी आप देखिए। हाँ, लड़की तो अच्छी है। मुझे भी लड़की अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, पंडित जी तो शुरू से ही अच्छे रिश्ते दिखाते हैं। अब सुरेश इतना कहता है कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे 2 बज गए, लगता है भैया आ गए। रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। पिंकी तुम बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अब पारुल दरवाजा खोलती है जहाँ उसका देवर शेरवानी में है और बगल में दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी है। देवर जी, आप इस शादी के जोड़े में, और ये लड़की कौन है? आपने शादी कर ली? अब पारुल की आवाज हॉल तक जा रही होती है और ये सब सुनकर घर के सभी सदस्य दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। राम राम गंगा जी, जब आपका बेटा किसी और लड़की से शादी करना चाहता था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा टाइम फालतू में क्यों खराब किया? पता नहीं आजकल का दौर कैसा आ गया है भाई। बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए ही शादी करके घर आ जाते हैं। अब इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, तो 4 बजे जल्दी घर से निकलकर तूने ये कुकर्म किए हैं? पूरे खानदान में इसने हमारा नाम खराब कर दिया। अरे तुझे पता था ना कि तेरे बड़े भाई ने भी अरेंज मैरिज की है? जवाब दे, चुप क्यों है? मैं जानता था कि आप लोग यही कहेंगे कि भैया ने अरेंज मैरिज की है तो मैं भी अरेंज मैरिज ही करूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से छिपकर शादी कर ली और अब जब शादी हो गई है तो यही लड़की इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। हाँ, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तुम्हें कुछ कहने के लिए। इसीलिए गंगा बहू, तुम इस लड़के का गृह प्रवेश करो। अब गंगा आरती की थाली लेकर घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। वहीं नैना कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अब अगले दिन नैना नहा धोकर रसोई में आती है जहां पारुल बर्तन धो रही होती है। जेठानी जी हटिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, अभी तुम शादी करके आई हो, पहले दिन ही रसोई में काम करोगी। कुछ समय मुझे काम करता हुआ देखो, फिर खुद कर लेना। ठीक है जेठानी जी। अब ये सुनकर नैना डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद पारुल सबका खाना लगाती है। नैना भी बड़े आराम से सबके साथ खाना खाती है। इसी तरह शाम को पारुल ही सबको चाय पकौड़े बनाकर देती है। छोटी बहू, शादी हो गई है तुम्हारी और तुम ससुराल में हो। हमने तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाया पिया अभी तक। तुम रसोई के काम कब से करोगी? माँ जी, मैंने कब कहा कि मैं रसोई का काम नहीं करूँगी? वो तो जेठानी जी ने ही कहा कि अभी नई नई शादी हुई है तो अभी कुछ समय मुझे काम करता हुआ देखो, फिर काम करना। अच्छा, तो बड़ी बहू ने तुझसे ऐसा कहा है? बड़ी बहू, दोबारा ऐसा शब्द अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि घर की बहू जितनी जल्दी रसोई संभालने लगे उतना अच्छा रहता है। अब इतना सुनने के बाद भी पारुल अकेले ही रात का खाना बनाती है और सबको खाना खाने को देती है। सभी खाना खाते हैं। तभी आपस में गंगा और उर्मिला बुदबुदाते हुए कहती हैं, माँ जी, मैं देख रही हूँ बेटा जो लड़की पसंद करके लेकर आया है वो लड़की तो रसोई में जा ही नहीं रही है। रात का खाना भी बड़ी बहू ने बनाया है। देख तो मैं भी रही हूँ, तू देख ले सही समय पर इसकी लगाम कस ले, वरना हाथ से निकल जाएगी ये। आप देखती रहो माँ जी, मैं कल सुबह क्या करती हूँ। इसके साथ आज करने दो इसे अपनी मनमानी। अब अगले दिन सुबह गंगा अपनी छोटी बहू के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। नैना घबराकर उठकर बैठ जाती है। विकास, इस वक्त कौन दरवाजा पीट रहा है? नींद खराब हो गई मेरी पूरी। नैना, जाकर देखो ना, मुझे भी नींद आ रही है। अब नैना दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें उठाने आई हूँ, जा जाकर रसोई में काम कर। नाश्ता नहीं बनाना क्या सुबह का? माँ जी, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 बजे कौन नाश्ता करेगा? बहू, हमारे घर में 6 बजे सब नाश्ता कर लेते हैं, जिसकी तैयारी सुबह 5 बजे से ही की जाती है। उसके बाद दोपहर का खाना बनता है, फिर शाम की चाय और फिर रात का खाना। जा फटाफट रसोई में जा।
अब नैना कच्ची नींद में ही नहा धोकर कपड़े बदलती है और फिर रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी 2 से 3 तरह की सब्जी बना चुकी है और अब आटा गूंथ रही है। बाप रे जेठानी जी, मैं माँ जी से लड़ रही थी कि इतनी सुबह कौन रसोई में जाएगा, लेकिन आप तो लगता है सुबह 4 बजे से ही रसोई में खाना बना रही हैं। इतना सब कुछ बन भी गया? देवरानी जी, शादी के बाद बहू की असली जगह रसोई में ही होती है, और अगर अपनी असली जगह पर सही समय पर आकर बैठ जाओ तो इसमें बुराई क्या है। धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। वेल जेठानी जी, मुझे इतना सब कुछ बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने बना दिया है आधा खाना, तुम थोड़ा बहुत खाना बना लो जो जो तुम्हें आता है। अब कुछ देर के बाद खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं और सब खाना शुरू करते हैं। खाना तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहू ने बनाया है, और कुछ खानों का स्वाद अलग है और वो बेस्वाद लग रहा है। तो दादी जी, हो सकता है वो खाना मैंने बनाया हो, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी अच्छे से नहीं आती। तो सीख लो बहू, शादी करके आ गई हो इस घर में मुंह उठाकर, और रसोई संभालना तुम्हें आता नहीं। शादी करने से पहले नहीं सोचा था क्या कि ससुराल जाकर किसी के घर की रसोई भी संभालनी पड़ेगी? माँ जी, रसोई सिर्फ औरतों के लिए थोड़ी ना बनी है जो सिर्फ औरत ही इस बारे में सोचे। मैंने रसोई की जगह और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज संभाली है, मैं आपको बताऊं क्या? अब जाने क्यों ये शब्द सुनकर विकास घबरा जाता है। अरे नहीं, चुप रहो तुम, और थोड़ा बहुत कल से रसोई में हाथ बटा देना भाभी का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पारुल नैना के साथ रसोई में काम कर रही होती है कि उसे अचानक तेज उल्टियां आती हैं और वो बेहोश हो जाती है। बाप रे जेठानी जी, ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने कहा था ना इतना काम मत करो, लेकिन नहीं, इनको तो सारे काम अकेले ही करने हैं। अब घर के सभी सदस्य रसोई में आते हैं और पारुल को बेडरूम में लेकर जाते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। लगता है ये जरूरत से ज्यादा ही काम करती हैं। इन्हें बोलिए थोड़ा आराम करें। वैसे एक खुशखबरी भी है, आपकी बहू गर्भवती है। अब ये सुनकर घर के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। अनिकेत खुशी से मिठाई खरीद कर ले आता है और फिर घर के सभी लोग मुंह मीठा करते हैं। वहीं बड़े प्यार से गंगा अपनी बहू को मिठाई खिलाती है। बहू, जल्दी जल्दी से इस घर में एक बेटा दे दो ताकि घर का वंश आगे बढ़े। माँ, भाभी को थोड़ी पता है कि घर में बेटा आएगा या बेटी। चुप कर, आएगा तो बेटा ही, बेटी बेटी क्या करेगी आकर। अब नैना ये सुनकर थोड़ा ठिठक जाती है। वहीं पारुल थोड़ा सा सहम जाती है। हाँ सही कहा, बेटा चाहिए हमें तो। वो सब तो ठीक है बड़ी बहू, अब जाओ खाना बना लो, बहुत आराम हो गया। अरे माँ जी, मैं संभाल लेती हूँ रसोई, जेठानी जी गर्भवती है, उनसे काम नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, जितना काम करेगी उतना उसके लिए ठीक रहेगा। इसी को बनाने दो खाना। हाँ, और ये खुशी की बात है, इसलिए मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी सब बना लेना बड़ी बहू। अब पारुल ही गर्भवती अवस्था में आकर रसोई में सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और सबको पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर खाने को देती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन इतना खाना रेगुलर बनाना ठीक नहीं होगा जेठानी जी। आप अब गर्भवती हो गई हैं। हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी पत्नी खुद तो कुछ करती नहीं है, बड़ी बहू को भी रोक रही है। इसको बता, औरतों की असली जिंदगी रसोई में शुरू और रसोई में ही खत्म होती है। हर लड़की ऐसी नहीं होती माँ जी, कुछ लड़कियों ने रसोई से आगे भी बहुत कुछ किया होता है। आप मेरे बारे में अभी जानते ही क्या है? बस बस, अब और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है नैना, चलो खाना खाओ। अब इसी तरह शाम को पारुल बाजार जा रही होती है। चलिए मैं अभी चलती हूँ बाजार जेठानी जी। आप गर्भवती है, अकेले कैसे लेकर आएंगी इतना सामान? अरे जितना वजन उठाएगी उतना ठीक रहेगा इसके लिए। अरे पता नहीं आप ओल्ड जनरेशन को ऐसा क्यों लगता है कि औरत जितना काम करेगी उतने उसके लिए ठीक है। जेठानी जी चलिए, मैं चलूंगी आपके साथ। अब दोनों देवरानी जेठानी बाजार से सब्जी खरीदती हैं और फिर घर आ जाती हैं। बाजार से सब्जी लाकर तो बहुत थक गई जेठानी जी, और आप गर्भवती हैं, आप रसोई में खाना भी नहीं बना पाएंगी। रुकिए, मैं ऑनलाइन खाना मंगा लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाकर रसोई में खाना बना बड़ी बहू। गर्भवती महिला जितना काम करती है उतना बच्चा तंदुरुस्त होता है। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? आप तो बेमतलब के घर में नए नए कानून बना रही है। मैं सिखाऊं क्या आपको कानून? अब विकास थोड़ा डर जाता है और वहाँ आकर कहता है, छोटी छोटी बातों पर कानून सिखाने की बात क्यों करती हो नैना? जाओ तुम भाभी के साथ मिलकर फटाफट खाना बना लो। अब पारुल अपनी देवरानी के साथ रसोई में आती है। जेठानी जी आप प्रेग्नेंट हो, आपसे खाना नहीं बन पाएगा। मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाई लिखाई में बिजी थी, इसलिए आप बैठकर सिर्फ मुझे गाइड कर दीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी।
अच्छा, तो पढ़ी लिखी हो तुम, तभी एक पढ़ी लिखी देवरानी अपनी गर्भवती जेठानी की रसोई संभाल रही है। जी बिल्कुल। अब पारुल गाइड करती है और नैना खाना बनाती है और कुछ देर के बाद खाना लाकर नैना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अब सभी खाना खाते हैं। फिर सबके खाना खाने के बाद पारुल बैल्कनी में अपनी देवरानी और ननद के साथ हंसी मजाक कर रही होती है। छोटी भाभी, आप बहुत फनी है। फिर आपने उसको उल्टा लटका दिया। हाँ, बदतमीजी कर रहा था। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे लोगों को सबक सिखाने का शुरू से ही शौक है। मतलब कानून मुकदमा तो मेरी मुट्ठी में रहता है। वो कैसे देवरानी जी, आप वकील या पुलिस हैं क्या, या फैमिली में कोई हो? अरे नहीं नहीं, मैंने इन चीजों की पढ़ाई बहुत की है ना, बस इसीलिए थोड़ी नॉलेज है। अब तीनों हंसी मजाक कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर गंगा और उर्मिला आ जाती हैं। ये क्या तरीका है, घर की बहू बेटी बालकनी में खुलेआम इतनी जोर जोर से हंसती है क्या? शर्म लिहाज तो है ही नहीं बड़ी बहू, तुम तो गर्भवती हो, उसके बाद भी अंदर ना रहकर बाहर मजे मार रही हो। अंदर चलो सब। अब उर्मिला और गंगा के जाने के बाद, अरे छोटी भाभी, आपकी वजह से तो हमें डांट पड़ गई। सच में देवरानी जी के चक्कर में तो हम भूल ही गए कि यहाँ हमारी असली जिंदगी ये नहीं है। यहाँ तो मुंह पर ताला लगाकर बस घर के काम करने पड़ते हैं। अब धीरे धीरे पारुल का छठा महीना शुरू हो जाता है और उसका पेट काफी बाहर की तरफ निकल जाता है और इसी हालत में वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी नैना वहाँ आकर, जेठानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों रसोई में काम करने आती हैं? मैं हूँ ना रसोई संभालने के लिए। देवरानी जी, मेरा शरीर बहुत भारी होता जा रहा है, पैर भी सूजकर नीला पड़ गया है। आप चलो बाहर, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अब सोफे पर नैना अपनी जेठानी को बिठाकर उसके पैरों में गर्म तेल की मालिश करती है। वहीं पीछे से पिंकी अपने हाथों में चॉकलेट लेकर आती है। भाभी, आप प्रेग्नेंट हो ना, लो चॉकलेट खा लो, आपको अच्छा लगेगा। अब पारुल चॉकलेट खाती है और नैना उसके पैरों में मालिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर गंगा और उर्मिला आ जाती हैं। ये सब क्या है छोटी बहू, तुम इसके पैरों में तेल क्यों लगा रही हो? ये गर्भवती है, कोई महारानी नहीं जो तुम इसकी सेवा पानी करने में लगी हो। अरे ये जितना काम करेगी उतना इसके लिए ठीक रहेगा। अब गंगा ऐसा कहती है, उतने में उर्मिला अपनी बड़ी बहू के मुंह से चॉकलेट छीन लेती है। खबरदार, जो तूने फालतू की चीज खाई तो घर में 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, बहुत है तेरे लिए। अरे हम तो चीनी पानी का घोल पीकर सारा दिन गर्भवती जैसी हालत में घर का काम करते थे। अब इसी तरह एक दिन गंगा जबरदस्ती अपनी 8 महीने की गर्भवती बहू से बाथरूम में कपड़े धुलवाती है। इस दौरान पारुल के पेट में बहुत दबाव पड़ता है। बहू, रगड़ रगड़ कर साफ कर कपड़ा, इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी तेरी। अब कपड़ा धोने के बाद भारी भरकम बाल्टी लेकर पारुल सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है कि तभी नैना वहाँ आ जाती है। अरे जेठानी जी, आपका दिमाग खराब है क्या? आपका 8वां महीना चल रहा है और आप इतनी भारी बाल्टी लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रही है, छोड़िए इसे। अब गंगा, उर्मिला, पिंकी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे तो क्या हो गया बहू, भारी भरकम काम करेगी तभी तो बच्चा आराम से नॉर्मल डिलीवरी में पैदा होगा, वरना 2 मिनट नहीं लगेगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। पर दादी भाभी चल भी नहीं पा रही है ठीक से। कुछ नहीं होगा, जा जा बड़ी बहू, तू कपड़े डालकर आ छत पर। अब पारुल 8वें महीने में सीढ़ियां चढ़कर छत पर कपड़े सुखाती है। वहीं गुस्से से नैना अपने कमरे में चली जाती है। विकास, मुझसे अब और ये सब देखा नहीं जा रहा है। मेरी गर्भवती जेठानी जी इतनी परेशान है और तुम्हारी माँ और दादी उनके ऊपर दादागिरी दिखा रही है। मैं अगर अपने असली रूप में आ गई ना तो इन सबको छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार। अगर तुम असली रूप में आ गई तो हमारी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी। मेरे घर वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं है। अब इसी तरह एक दिन पारुल को काफी कमजोरी महसूस होती है। पारुल अपने पति से, सुनिए, शाम को मेरे लिए कुछ फल लेते आइएगा। ठीक है, समय मिला तो ले आऊंगा। अब शाम को अनिकेत घर आते वक्त अपनी पत्नी के लिए अनार और अंगूर लेकर आता है। ये देख गंगा, अच्छा तो अब तेरी पत्नी ये महंगे महंगे फल फ्रूट भी खाएगी? तभी नैना और उसका पति, अरे तो क्या हो गया मम्मी, भाभी की सेहत तो वैसे भी कमजोर हो रही है ना, क्योंकि आप दिन भर उनसे काम जो करवाती हैं। हाँ सही कहा, और प्रेगनेंसी में तो इंसान को फल फ्रूट खाना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि फल फ्रूट खाना ही चाहिए। अगर सारे पैसे इसी में बर्बाद कर देगा तो बच्चे पालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब गुस्से में पारुल, रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना फल। अब देखते ही देखते पारुल का 9वां महीना आ जाता है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती। नैना उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाती है। रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। छोटी बहू, इसे हर 5 मिनट में कुछ न कुछ मत खिलाया कर, वरना इसका वजन बढ़ जाएगा। पर माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है।
कुछ नहीं मिलेगा खाने को, और अभी घर में 2 लोग आ रहे हैं। जा तू पहले उनके लिए खाना बना, छोटी बहू तू यही रहेगी। अब पारुल धीरे धीरे चलकर रसोई में आती है और मेहमानों के लिए खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ कौशल्या और शकुंतला घर में आकर बैठते हैं और फिर कुछ देर के बाद पारुल भी पकवान लाकर उनके सामने रखती है। बाप रे गंगा, तेरी बहू का तो 9वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में तू इसको काम करने को कहती है? कुछ हो गया तो? वही तो मैं इनको समझाती हूँ, लेकिन इन्हें समझ कहाँ आता है। कुछ नहीं होगा, चुप करो तुम लोग। अरे तुम लोग क्या चाहती हो कि मैं इसे पैर पर पैर पसार कर बैठे रहने दूं? अरे जब तक एक टांग पर काम कर रही है तब तक ठीक है ये। देख ले भाई, तेरी मर्जी, वैसे हमें तो इसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही। अब इसी तरह एक दिन पारुल को आधी रात को बहुत तेज भूख लगती है और वो रसोई में आती है। बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे बेचैनी भी हो रही है। अब पारुल प्लेट में खाना निकालती ही है कि तभी रसोई में गंगा आती है। अरे कितना खाएगी बड़ी बहू, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है या डांगर? सारा राशन खत्म कर रही है। अब अपनी गर्भवती बहू के मुंह के आगे से गंगा खाना छीनकर वहां से चली जाती है। ये देख पारुल टूट सी जाती है। बस बहुत हो गया, मैं ऐसे ससुराल वालों को घर का वारिस दे रही हूँ जिन्हें मेरी चिंता ही नहीं है। इसलिए आज मैं खुद को और इस बच्चे को खत्म ही कर दूंगी। अब गुस्से में पारुल रसोई में रखे मिट्टी के तेल को अपने ऊपर छिड़कने लगती है, जिसकी बदबू पूरे घर में फैलती है और घर के सभी सदस्य रसोई में आ जाते हैं। अरे अरे पारुल, ये क्या कर रही हो तुम? जेठानी जी रुक जाओ। नहीं, मैं सब बहुत हो गया, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ये सब मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे बच्चे को ठीक से इस घर में पाल पाएंगे। अब इतना कहकर पारुल किचन के अंदर माचिस की तीली जला देती है। नहीं जेठानी जी, ये ठीक नहीं कर रही है। अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब नैना फौरन सिंक का नल ऑन करती है और घर के सभी लोग जग में पानी भरकर पारुल के ऊपर फेंकते हैं। अब आग तो बुझ जाती है लेकिन पारुल बेहोश हो जाती है। विकास और जेठ जी, आप फौरन जेठानी जी को अस्पताल लेकर जाइए, मैं पीछे से आती हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। हाँ सब फटाफट चलो। अब गंगा और उर्मिला भी घबरा जाती हैं और फिर सभी सदस्य पारुल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर पारुल का चेकअप करते हैं और पारुल एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। ये आपकी बहू को बेटा हुआ है, वहीं उनकी बॉडी काफी इंजर्ड है, जिस वजह से हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर इतना कहता है कि तभी वहां पर पुलिस की वर्दी में नैना आती है। डॉक्टर, FIR की चिंता आप मत कीजिए। अब मैं इन्हें गर्भवती जेठानी और सुसाइड करने पर मजबूर करने के लिए धारा 498 और 313 के तहत अंदर करूंगी। अब नैना को पुलिस की वर्दी में देखकर घर वाले, बहू तू पुलिस इंस्पेक्टर है? भाभी आप इंस्पेक्टर हैं? जी हाँ, मेरी पत्नी इंस्पेक्टर है और मैंने ही इसको कहा था कि अपनी आइडेंटिटी घर वालों से छिपा कर रखे, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं थी। नैना ने सब कुछ वैसे ही किया, लेकिन अब मैं नैना को कहूंगा कि नैना तुम सबको अंदर करो। इन्होंने मेरी बड़ी भाभी के साथ बहुत गलत किया है। वहीं बेड पर लेटी पारुल, देवरानी जी आप इंस्पेक्टर हैं? हाँ जेठानी जी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको सजा देकर रहूंगी। अब ये सुनकर गंगा और उर्मिला घबरा जाती हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। नहीं बहू, ऐसा मत कर। अगर तूने ऐसा करा तो समाज में हमारी बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। मैं तो ये सब बस इसलिए करती थी क्योंकि मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। तभी उर्मिला कहती है, हाँ, इसमें गंगा का कोई कसूर नहीं है। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं भी उसको गर्भवती अवस्था में ऐसे ही रखती थी जैसे वो अपनी बहू को रख रही है। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत गलत कर रही थी। एक औरत होकर मैं एक औरत का दुख नहीं समझ पाई और अपनी पिछड़ी सोच के कारण मैं अपनी मासूम बहू से मशीन की तरह काम करवाती रही और साथ ही उसे खाने के लिए भी तरसाया। बहू मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। पारुल, मुझे भी माफ कर दो। जेठानी जी आप बताइए उनके साथ मैं क्या करूं? हाँ, ये फैसला तो अब बड़ी भाभी ही करेंगी कि इन्हें माफ करना है या थाने भी भेजना है। अब नैना जैसे ही अपनी दादी सास और सास के हाथों में हथकड़ी पहनाती है, तभी बेड पर लेटी पारुल कहती है, रुक जाइए देवरानी जी, अगर माँ जी को उनकी गलती का एहसास हो गया है तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अब पारुल सबको माफ कर देती है, जिसके बाद खुशी खुशी सभी लोग पारुल और पारुल के बच्चे का घर में
वेलकम करते हैं। और इस दिन के बाद से गंगा और उर्मिला अपनी दोनों बहुओं के ऊपर शासन करना हमेशा के लिए छोड़ देती हैं, जिससे दोनों देवरानी जेठानी खुशहाल जिंदगी अपने ससुराल में बिताने लगती हैं।